नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 6,61,000 से अधिक परीक्षण का नया रिकॉर्ड। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.33% हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में लगातार वर्षा। पंजाब पुलिस ने अवैध शराब मामले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया। मृतकों की संख्या बढ़कर 108 हुई। और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा की। दोपहर समाचार में मैं हूं प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नईम अख्तर। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 महामारी के 6,61,892 परीक्षण किए गए हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। देश में महामारी के प्रकोप के बाद किसी एक दिन में किए गए परीक्षणों की ये सबसे अधिक संख्या है। अब तक देश भर में कोविड-19 के 2,08,64,000 परीक्षण किए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रोजाना 100 से कम परीक्षण से शुरुआत करने के बाद आज दैनिक परीक्षणों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थाओं, मेडिकल कॉलेजों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, मंत्रालयों और डाक सेवा कर्मियों की संयुक्त टीमों के मिले-जुले प्रयासों से संभव हो पाया है। सरकार ने बहुत कम समय में कोविड-19 महामारी की कारगर रोकथाम के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा खड़ा कर लिया है। देश में अब तक कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित कुल 12,30,509 रोगी स्वस्थ हुए हैं। ये संख्या इस समय इलाज करा रहे 5,86,298 रोगियों की संख्या के 2 गुना से भी अधिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 44,306 रोगी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इस तरह देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.33% और मृत्यु दर घटकर 2.09% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दिन में कुल 52,050 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश भर में इस महामारी से अब तक संक्रमित हुए रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 18,55,745 हो गई है। पिछले 24 घंटों में महामारी से 803 मौत भी हुई हैं, जिससे देश भर में अब तक मृतकों की संख्या 38,938 हो गई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जे राधाकृष्णन ने आशा व्यक्त की है कि आने वाले सप्ताहों में राज्य में कोविड-19 संक्रमण में और कमी आएगी। तिरुचिरापल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मृत्यु दर में कमी लाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लोगों से आग्रह किया कि वो पूरी सावधानी और संयम से काम लें, ताकि कोविड-19 के संक्रमण में गिरावट को जारी रखा जा सके। इस बीच तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2,63,000 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,609 नए मामले आए हैं। इस बीच चेन्नई में कन्नगी नगर में सबसे अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,286 नए मामले आने के साथ कुल संक्रमित लोगों की संख्या 68,946 हो गई। राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार स्वस्थ होने की दर बढ़कर 72% हो गई और 1,066 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। इस बीच विभिन्न जिलों में भी कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र में 391 ताजा मामले आए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कल परिवार के 2 सदस्यों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। श्री देव की भी कोविड-19 की जांच हुई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। आधिकारिक रिपोर्टों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के परिवार के अन्य सदस्यों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री के 2 निजी गार्ड संक्रमित हुए और उनका इलाज चल रहा है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों में इस वायरस का संक्रमण पाया गया है। अब तक राज्य में 5,523 मामले हैं।
मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 19 नए मामले सामने आए हैं। स्वस्थ होने के बाद कल 8 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। इसके साथ कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 501 हो गई है। इनमें से 266 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 235 मरीजों का इलाज चल रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर एहतियात के तौर पर उन्हें बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का भी कोविड-19 का इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मार्च 8 तारीख को जब राज्य में पहली कोविड प्रकरण पाई गई थी, तब से अभी तक 62,500 लोग संक्रमण से ठीक होकर निकले हैं और 2,594 लोगों की मृत्यु हुई है। बेंगलुरु में कोविड रोगियों के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। विक्टोरिया अस्पताल में 550 बिस्तर, राजीव गांधी अस्पताल में 104, बोरिंग में 165 बिस्तर उपलब्ध हैं। ब्रॉडवे अस्पताल को 200 बिस्तर वाले कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। एपिडेमिक डिसीज अस्पताल और सीवी रामन जनरल अस्पताल को भी कोविड अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। एसिम्प्टोमेटिक कोविड रोगियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने जहां जिला कलेक्टरों को संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फैसले लेने के अधिकार दिए हैं, वहीं जांच की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए लगभग 16 लाख जांचें की जा चुकी है। इनमें से 15,38,000 से ज्यादा केस नेगेटिव पाए गए हैं। संक्रमित हुए 46,106 लोगों में से 32,157 लोग स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में पिछले एक हफ्ते से रोजाना 1100 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। आज सुबह भी 551 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रोजाना ज्यादा संख्या में मिल रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक कर जिला कलेक्टरों को स्थिति अनुसार सीमित क्षेत्र में लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू और कंटेनमेंट सहित अन्य पाबंदियां लगाने को कहा है। श्री गहलोत ने लोगों से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को भी कहा है। ऋतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पंजाब के सभी जिलों में विशेष रूप से लुधियाना, जालंधर और बठिंडा में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुल 677 नए मामले सामने आए। 416 मरीजों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस वायरस से एक ही दिन में 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बिहार सरकार ने राज्य भर के अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों का इलाज करा रहे सभी रोगियों का कोविड-19 महामारी के लिए परीक्षण कराने का आदेश दिया है। ये फैसला महामारी के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है और इस बारे में सभी जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 36,524 परीक्षण किए गए। बिहार में कोविड-19 के संक्रमण की दर घटकर 6.28% हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 65% हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 119 नए मामले सामने आने से राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 2,825 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,825 तक पहुंच गई है। मौजूदा समय में 1,135 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 119 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। मंडी जिले में सर्वाधिक 37 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान 99 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इनमें सिरमौर जिले में 33, जबकि कांगड़ा जिले में 7 सेना के जवानों सहित 19 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इस तरह प्रदेश में अब तक 1,658 कोरोना रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। राज्य में वायरस के संक्रमण से अब तक 12 लोगों की मृत्यु भी हुई है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में जरा रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चैटर्जी ने लोगों से नियमित रूप से मास्क पहनने की अपील की है। मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मास्क को आप प्रॉपर तरीके से पहनिए।
सेंटर में मास्क में हाथ ना लगे। आप देखेंगे मास्क पहने भी है तो नाक की जगह पे बार बार हाथ लगा रहे, उससे मास्क को कंटेमिनेट कर रहे हो। हम मास्क को हाथ से लेके नीचे कर देते हैं, हम मास्क को खोल के टेबल में रख देते हैं। मास्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मास्क को आप एक ही बार पहनिए, एक ही बार खोलिए। घर जाके मास्क को खोल के, अगर वॉशेबल मास्क है उसको आप तुरंत डालिए एक वॉश करने के लिए, और अगर ये वॉशेबल नहीं है, यूज एंड थ्रो है, तो उसको तुरंत आप घर जाके बिन में डालिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती चर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 01123314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। भूमि पूजन से पहले जारी 3 दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज 6 घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के दौरान 135 विशिष्ट संत उपस्थित हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में रामचरितमानस के पाठ के साथ ही राम कीर्तन सहित तमाम धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। आज शाम होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और सरयू के घाटों को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। राम की भक्ति में डूबे इस पौराणिक शहर को अब उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहुंचेंगे और अपने हाथों से भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद वो भगवान श्री राम लला का राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। इसके बाद भूमि पूजन और अन्य कार्यक्रम होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 175 आमंत्रित व्यक्तियों के साथ ही भूमि पूजन समारोह में विश्व हिंदू परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिवार के महेश भागचंद और पवन सिंघल भी मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सप्ताह में 24 घंटे और 7 दिन प्रसारित होने वाले डीडी असम चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि असम के लिए इस तरह का समाचार चैनल होना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये परिकल्पना है कि पूर्वोत्तर भारत देश के विकास का इंजन बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ग्रोथ इंजन बनेगा, क्योंकि यहाँ अपार संपदा है प्राकृतिक, यहाँ बहुत मेहनती और अच्छे लोग हैं। उसके साथ साथ उद्योग के लिए जो चाहिए वो सब यहाँ है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि दूरदर्शन फ्री डिश दर्शकों को 104 चैनल बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराता है। उन्हें सिर्फ सेट टॉप बॉक्स लेने की जरूरत है, जिसके बाद वे बिना कोई भुगतान किए जीवन भर इन चैनलों के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, डीडी फ्री डिश योजना जनता को बतानी चाहिए। केवल एक सेट टॉप बॉक्स हमें लाना है, जो डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स कहलाता है। उस सेट टॉप बॉक्स पर आपको 104 चैनल जिंदगी भर फ्री में दिखेंगे। हर महीने आपके 200, 250, 300, 500 रुपए तक जो खर्च होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और आपको फ्री में ये फ्री डिश मिलेगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि डीडी असम समाचार चैनल का शुरू होना सबके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के अपने अपने दूरदर्शन चैनल हैं, जिन्हें देश में कहीं भी देखा जा सकता है। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे तथा दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाना है। प्रस्तावित नीति की परिकल्पना रक्षा मंत्रालय के लिए एक ऐसे दिशा निर्देश दस्तावेज के रूप में की गई है, जिसमें देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित कर उसे आत्मनिर्भर और निर्यात में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सरकार और न्यायपालिका से आग्रह किया कि उच्चतम न्यायालय और अन्य अदालतों में लंबित मुकदमों के मद्देनजर न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। श्री नायडू ने आंध्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर विधि महाविद्यालय के 76वें स्थापना दिवस पर आयोजित वर्चुअल प्लेटिनम जुबली समारोह में ये बात कही। अदालतों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या पर चिंता प्रकट करते हुए उपराष्ट्रपति ने तेजी से और कम कीमत पर न्याय उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। पंजाब पुलिस ने अवैध शराब मामले में 2 व्यापारियों समेत 12 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पेंट का कारोबार करने वाले लुधियाना के एक व्यापारी की धरपकड़ का अभियान भी शुरू किया है, जिसने शुरू में अवैध शराब के 3 ड्रम सप्लाई किए थे। इन गिरफ्तारियों के बाद इस मामले में अब तक पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 37 हो गई है। इनमें अवैध शराब माफिया के 5 सरगना भी शामिल हैं, जिनका अवैध धंधा राज्य के कई जिलों में फैला हुआ है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया है कि लुधियाना के पेंट कारोबारी सहित 8 और अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध शराब के इस मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है, जिनमें से 82 तरनतारण में और 13 अमृतसर तथा बटाला में मौत का शिकार हुए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया कि पंजाब पुलिस ने लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए 2 पुलिस उपाधीक्षकों और 4 एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने आज बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के अनुरोध पर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में बिहार पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र पुलिस का रवैया बड़ा ही आपत्तिजनक रहा है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनके पिता ने 25 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस बीच बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों से संबंधित श्रृंखला में आज का विशेष प्रसारण ग्रामीण विकास से संबंधित है। सरकार ग्रामीण विकास, विशेषकर इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। पिछले 6 वर्षों में ग्रामीण विकास की गति तेज हुई है और वैश्विक महामारी में कठिन दौर में भी कृषि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। ग्रामीण विकास में हाल ही में सरकार की नीतियों के कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेते हुए पिछले 6 वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए कई अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बुनियादी जरूरतों पे अत्यधिक बल देते हुए हर नागरिक के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित करने वाली योजनाएं बनाई गयी। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण आवास योजना की नींव रखी, जिसके अंतर्गत सन 2022 तक गाँव के हर व्यक्ति को पक्का मकान देने की व्यवस्था की शुरुआत हुई। खाद्यान्न संबंधी जरूरतों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। 1 नेशन 1 रेशन कार्ड से इसमें हो रही पहले की कमियों को दूर कर जन जन तक पौष्टिक आहार सुनिश्चित किया गया। यहाँ तक कि सरकार ने स्वरोजगार पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी आर्थिक पैकेजों की घोषणा की। गाँव को आत्मनिर्भर बनाने और सशक्त आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उन्हें शहरों से जोड़ा गया। हर घर जल की योजना से सरकार ने देश के सभी घरों में, खासकर गांवों में शुद्ध पीने योग्य जल पहुंचाने का भी बीड़ा उठाते हुए देश की प्रगति के प्रमुख अंग को पोषित करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। पाकिस्तानी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट आज फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के निकट सुबह 7 बजे के आसपास गोलीबारी और मोर्टार दागना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की।
जम्मू कश्मीर में जनता को सुशासन उपलब्ध कराने के लिए ऐसे अनेक सुधार किए गए हैं जो एक अरसे से लंबित थे। बिजली विभाग में पाबंदियां हटाई गई हैं। भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को न्यायपालिका से कार्यपालिका में स्थानांतरित किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों का पुनर्गठन किया गया है और वित्तीय प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ऊर्जा विभाग के अधीन 5 स्वायत्त कारपोरेशन बनाए गए हैं, जिसे स्वतंत्र जिम्मेदारियां दी गई है। इस कदम से बिजली आपूर्ति की सेवा में सुधार और राजस्व में स्थायित्व पर बल दिया गया है। राजस्व प्रशासन की दिशा में सुधार के लिए जमीन पंजीकरण की प्रक्रिया को नवनिर्मित पंजीकरण विभाग को दिया गया है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के इंजीनियरिंग विंग को भंग कर इनके कार्यों को लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है, ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाया जा सके। सरकार ने संस्थाओं के कार्यों और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए कई ढांचे और वित्तीय सुधार किया है। इनमें सरकारी विभागों और संस्थाओं से जुड़े टेंडरिंग और खरीदारी की प्रक्रिया में सुधार शामिल है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अन्य राज्यों के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इरादा हो तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी संपन्न किया जा सकता है। देश में 100% घरों तक बिजली पहुंचाने के सपने को साकार करने के लिए सौभाग्य स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। यहां लक्षित तिथि से पहले ही सभी 3,57,405 घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। दुर्गम भौगोलिक इलाकों, बर्फ से ढके क्षेत्रों, दूर दूर बसे घरों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अधिक निकटता और कामकाज के सीमित समय के बावजूद ये उपलब्धि हासिल हुई है। लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और लोगों का सर्दियों में देश के अन्य हिस्सों से संपर्क टूट जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री के अनुसार लद्दाख भारत में कार्बन मुक्त केंद्र शासित प्रदेश होगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा कर दी है। विभिन्न सिविल सेवाओं में कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे, जबकि महिलाओं में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रहीं। परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में कहा कि वे सेवा में रहकर गरीब और वंचितों के लिए काम करेंगे। मैं सफलता के लिए सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा कि ये अविस्मरणीय है। मुझे नहीं इतना एक्सपेक्टेड था कि मैं इतना कुछ अच्छा कर पाऊंगा और मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था, तो अभी बढ़िया है। अगर हुआ है, एवरीथिंग गोज वेल, देन देश सेवा के लिए मेरा मेन जो गोल है वो यही है कि मैं जो गरीब लोग हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज जिनके लिए बनाई जाती हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मेरा गोल रहेगा कि मैं अगर पब्लिक में जाऊं तो उनके लिए उनकी सेवा कर सकूं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकूं। प्रतिभा वर्मा ने भी आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत की। ये सफलता ये मेरे जीवन को नई दिशा देने के लिए है कि जिन चीजों के लिए मैं आईएएस बनना चाहती थी, तरीके के बदलाव लाना चाहती थी, मुझे लगता है ये सफलता इस चीज का निर्देश है कि तुम्हें वही करना है जीवन में जो तुमने पहले से ठान रखा था। और इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले तो अपने परिवार को देना चाहती हूँ। हर तरीके की स्थिति में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। मेरी बहन ने, मेरे छोटे भाई ने, मेरे एकदम ऐसे स्टेजेस में जब मैं एक टाइम पर होप छोड़ चुकी थी कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे माता पिता ने बहुत ही पेशेंस दिखाया है। मैं उनको कॉल करके परेशान भी होती थी कभी कभी कि इतनी मेहनत शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पर उन्होंने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 6,61,000 से अधिक परीक्षण का एक नया रिकॉर्ड। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.33% हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में लगातार बारिश। पंजाब पुलिस ने अवैध शराब मामले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया। मृतकों की संख्या बढ़कर 108 हो गई। और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा की। मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के कारण मुंबई और उपनगरीय क्षेत्र के सभी राज्य सरकारी कार्यालयों में आज अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। कुछ लंबी दूरी की रेलगाड़ियों सहित सीएसएमटी केएसआर बेंगलुरु, सीएसएमटी लखनऊ, एलटीटी गोरखपुर और एलटीटी वाराणसी के समय में फेरबदल किया गया है।
ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई और ठाणे जिले में रात भर भारी बारिश जारी रही, जिसके कारण कई स्थानों पर जल जमाव हो गया और सुबह से ही लोकल ट्रेन सेवाएं और सड़क यातायात प्रभावित हुई। सुबह के समय रेल पटरियों पर जल जमाव के कारण हार्बर लाइन पर उपनगरीय रेल सेवा थम गई। साथ ही पश्चिमी और मध्य रेल मार्ग पर भी सेवाएं प्रभावित हुई। बारिश के कारण कांदिवली में हुए भूस्खलन ने पश्चिम मुंबई से दक्षिण मुंबई की ओर वाहनों की आवाजाही को बाधित कर दिया। मीठी और पोईसर नदियों में जल स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण नदी के आसपास के इलाकों के नागरिकों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। बारिश का पानी भरने के कारण दादर, हिंदमाता, किंग सर्कल, प्रतीक्षा नगर, चेंबूर नाका, बांद्रा और सायन में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। रायगढ़ जिले में कई नदियों में बाढ़ आ गई है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में तटबंधों में दरार आने के बाद बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन दोनों जिलों के निचले शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी समेत 14 जिलों के 56 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। 9,43,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राष्ट्रीय उच्च पथ और ऊंचे स्थानों पर प्रभावित लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया है। 20,000 लोग राहत शिविर में हैं। प्रभावित इलाकों में 1,358 सामुदायिक रसोई के जरिए बाढ़ पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। बंगाल की खाड़ी में बने हवा के कम दबाव के कारण केरल के कई हिस्सों में आज भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के उत्तरी और मध्य जिलों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केंद्र के बुलेटिन के अनुसार 4 प्रमुख नदी घाटियों के 101 अवलोकन बिंदुओं में से 69 पर जलस्तर घट रहा है, लेकिन 27 स्थानों पर जलस्तर बढ़ रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। शहर में शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम को वर्षा होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लद्दाख में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आकाश आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को बादल घिर सकते हैं। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अधिशासी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे सरकारी एजेंसियां अमेरिकी नागरिकों की जगह विदेशी कामगारों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। अमेरिकी कंपनियों के आउटसोर्सिंग अनुबंध पर H-1B वीजा धारकों को काम देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। H-1B वीजा कार्यक्रम का सबसे अधिक लाभ भारतीयों को मिलता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस आदेश के अंतर्गत नई नीति बनाई जाएगी, जिसमें सरकारी एजेंसियां अमेरिकी कर्मचारियों के हितों पर विशेष ध्यान देंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 6,61,000 से अधिक परीक्षण का एक नया रिकॉर्ड। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.33% हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में लगातार बारिश। पंजाब पुलिस ने अवैध शराब मामले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया। मृतकों की संख्या बढ़कर 108 हुई। और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा की।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।